हेलो। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, उसका लास्ट चैप्टर है जो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा याद करने का है। ठीक है, हार्मोन्स वगैरह के नाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक कविता है, राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ठीक है, चलते हैं। ग्रोथ रेट क्या होती है? तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसे ही ग्रोथ रेट बोलते हैं। रेट का मतलब जानते हैं आप? रेट का मतलब होता है, जहाँ रेट आ जाए, रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में हम कोई भी काम कर रहे हैं वह रेट है। ठीक है, बढ़ने की रेट, खाने की रेट, मतलब समझ रहे ना? तो वो रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम कोई भी काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ यानी ग्रो हो रहा है प्लांट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे ग्रोथ रेट बोल देंगे। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन वाली कोई बात नहीं है ना। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है और एक होती है ज्योमेट्रिकल। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे कि ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुई, ये सेल है, ये दो में डिवाइड हुई, तो इसकी जो ये दो डॉटर सेल हैं उनमें से एक जो है वह क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है, और आगे वह क्या एलोंगेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती है। और ये जो दूसरी डॉटर सेल है ये आगे फर्दर किस में जाती है, डिवीज़न में जाती है, फिर से दो डिवाइड में होंगे, लेकिन इनमें से भी एक क्या है, मैच्योर हो जाती है डिफ्रेंशिएट होकर के, फिर अगली फिर ग्रो करेगी, फिर एक इसमें से मैच्योर हो जाएगी, अगली ग्रो करेगी। तो ये जो ऐसी जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है ना, 1 से 2 बन रही हैं, 1 से 2, 2 से 3, है ना, 3 से 4, 4 से 5, ऐसी जो ग्रोथ हो रही है। देखो 1 से 2, है ना, 2 से यहाँ ये 3 हो गई, है ना, 3 से फिर ये यहाँ 4 हो गई, है ना, ऐसे बढ़ रही है। समझे? मतलब समझ रहे हैं ना बात आप? कैसे, जैसे एक सेल है ये खुद ही तो डिवाइड होकर के 2 में कन्वर्ट होती है, तो ये 2 बन गई, तो 1 से 2 हो गई ये सेल। अब इसमें से एक तो क्या मैच्योर होकर के, डिफ्रेंशिएट होकर के मैच्योर हो गई, ये वाली फिर डिवाइड होगी 1 से 2 में, तो ये 2 बन जाएंगी, 1 2। तो बताओ 2 से अब 3 हो गई ना, फिर ये डिवाइड होगी, एक मैच्योर हो जाएगी, अगली बची रह जाएगी, 2 3 से 4 हो गई। तो ये अर्थमेटिक जो है ग्रोथ है। आप समझे या नहीं? ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल अदर डिफ्रेंशिएट्स एंड मैच्योर। दूसरी क्या है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है, है ना, जैसे रूट का इलोंगेशन होता है, कांस्टेंट रेट से रूट्स इलोंगेट होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो इसमें अर्थमेटिक ग्रोथ होती है। तो आप समझ गए होंगे। मैथमेटिकली इट एक्सप्रेस एच एल टी इज इक्वल टू एल नॉट आर टी। ठीक है, तो एल मतलब लेंथ एट टाइम टी, टी किसी टी टाइम पर कितनी लेंथ है, तो हम कैसे देखेंगे, एल नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम 0, यानी जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं वह है एल नॉट। आर क्या है, ग्रोथ रेट है या फिर एलोंगेशन पर टाइम है ना, और टी क्या है, टाइम, कितना टाइम दे रखा है। तो ये जैसे ये इनिशियल हमारा कितनी लेंथ है 0 पर, मान लेते ये 5 मीटर का कोई प्लांट, ठीक है, सॉरी 50 सेंटीमीटर का कोई प्लांट। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया तो 5 मिनट बाद इतना हो गया, 10 मिनट बाद इतना हो गया, तो ये इस प्रकार से है ना। ये एल नोट क्या इनिशियल उसकी क्या लेंथ है, तो ये इससे हम अर्थमेटिक जो ग्रोथ है उसको इससे डिनोट करेंगे, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। समझ गए, है ना। ग्राफ देख लिया। दूसरी होती है जियोमेट्रिकल ग्रोथ। उसमें क्या होता है, जैसे एक ये सेल है, ये 2 में डिवाइड हो गई, एक सेल 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है, अब फिर ये दोनों सेल्स फिर से डिवाइड करेंगी खुद से ही, 4 में हो गई, फिर ये आगे और डिवाइड करेंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो अब देखो 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे, 4 से कितनी हो गई 8, है ना, 8 से 16, 16 से 32, 64, ऐसे बढ़ती है। तो ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है। ठीक है, तो बोथ प्रोजेनी सेल, जो भी डॉटर सेल है या प्रोजेनी सेल्स है, फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यूस टू डू। इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, पहले तो 1 से 2 3 स्लो चलेगी, फिर एक साथ एक्सपोनेंशियल फेज आएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्लो होती है उसे लैग फेज बोलते हैं। इंक्रीज रैपिडली इंक्रीज एट एक्सपोनेंशियल रेट, उसे लॉग फेज बोलते हैं। ये लैग फेज है। इनिशियल का जो स्लो बढ़ता है 1 से 2 4 8 तक तो है, फिर एक साथ 8 से 16, 16 से फिर
32, 64 ऐसे एक साथ बढ़ता है। तो ये क्या एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज बोलते हैं, ठीक है। विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। अब हमारे पास जैसे ये सेल्स हैं, ये कोई पैटी डिश है, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स फिल हैं, भरे हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, भोजन पानी वगैरह है, ठीक है, सेल के लिए। और इसके अंदर हमने कोई सेल डाली, ठीक है, ये सेल डाल दी। अब ये सेल कब तक ग्रो होगी? जब तक ये न्यूट्रिएंट्स को पूरे को खा नहीं लेती, ठीक है, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाएंगे तब ये डिवाइड करेगी क्या? नहीं, तब ये क्या स्टेशनरी फेज पर आ जाएगी। जितनी है ये डिवाइडेड हैं उतनी ही बनी रह जाएंगी, ठीक है, आगे फर्दर डिवीजन इसमें नहीं होगा। तो वही बात लिखी हुई है, विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लो डाउन एंड लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। तो यहाँ स्टेशनरी फेज आ जाता है, फिर आगे वो जो है ग्रो नहीं कर पाती हैं, आगे डिवाइड नहीं कर पाती हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं, है ना। ए सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये ग्राफ है, ये आप देख लेना, ज्योमेट्रिकल फेज का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस एज W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT, ठीक है। W1 क्या है? फाइनल साइज है। फाइनल साइज मतलब वेट हो सकता है किसी भी प्लांट या फिर सेल्स का वेट। हमने पहले एक सेल ली, उसका वेट कुछ होगा, फिर डिवाइड होकर के काफ़ी सारी सेल्स हो गई, तो फाइनल है ये। फाइनली में कितना वेट है या फिर कितनी हाइट है प्लांट की या कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो ये है W फाइन। W0 क्या है? इनिशियल साइज, है ना, एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितनी साइज है या फिर हाइट है इनिशियली में, है ना, कितना नंबर है। R क्या है? ग्रोथ रेट है, ये कितने टाइम में ग्रोथ रेट का मतलब ग्रोथ पर यूनिट टाइम में कितना हो रही है, वो है ये। T टाइम ऑफ ग्रोथ है, हमने टाइम दिया कि इतने टाइम में कितनी ग्रोथ होगी। और E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, है ना। तो सीधी सी बात है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। Here R is the relative growth rate and it also measure of the ability of the plants produce new plants material referred to the efficiency index। तो ये क्या है? R क्या है? यहाँ रिलेटिव ग्रोथ है, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ मतलब पहले इनिशियल कितनी थी, उसके रिलेटिव में कितनी बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। और ये क्या और क्या मेजर करती है? ये एबिलिटी करती है कि मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, है ना। इसलिए इसे एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं R को, है ना। हेंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज W0, ठीक है। तो ये किस पर, W1 किस पर डिपेंड करेगी? इस पर, इनिशियल कितना बड़ा है उसी के हिसाब से तो ग्रोथ रेट होगी, क्योंकि जो R है ये क्या रिलेटिव है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। R क्या है? रिलेटिव ग्रोथ है, यानी कि इनिशियल कितनी है, मान लेते हैं ये इनिशियल है W0, अब कितनी बढ़ गई? फाइनली हमारी बढ़ गई W, है ना, माइनस W0, ये है रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। आगे देखेंगे हम। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पूरी ग्रोथ के साथ कंपैरिजन करना, वह एब्सोल्यूट ग्रोथ है। जैसे ये कोई लीफ है, ठीक है, ये जो है 10 सेंटीमीटर की है ना, फिर ये बड़ी होकर के 15 की हो गई, तो बताओ इसमें कितनी ग्रोथ हुई? एब्सोल्युटली कितनी ग्रोथ हुई? 5 सेंटीमीटर की हुई ना ग्रोथ, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है। और रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे इसके अंदर, तो ये 15 सेंटीमीटर की हो गई, यानी कि इनिशियली कितनी थी? 10 सेंटीमीटर की, बाद में कितनी हो गई? 15 की, 15 माइनस 10 तो कितना? 5/10। तो ये क्या रिलेटिव ग्रोथ है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50% बढ़ गई। तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब तो आप जानते हैं ना, किसी के भी हम संदर्भ में लेते हैं, किसी के भी रेफरेंस के हिसाब से लेते हैं, तो उसे तो रिलेटिव बोलते हैं। हर चीज़ वैसे रिलेटिव ही है, नॉलेज, ज्ञान, है ना, धन संपत्ति, सुंदरता, है ना, सारी की सारी चीज़ रिलेटिव है वैसे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गई ना, समझ लेना। लेकिन हम मेजर करते हैं रिलेटिव में हर चीज़ को। यहाँ थोड़ा सा फिलोसफिकल बता देता हूँ, हम हर चीज़ को रिलेटिवली कंसीडर करते हैं अपने ऊपर, कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं क्या है, अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, ये सारे के सारे रिलेटिव है। एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट जो ग्रोथ है या फिर एब्सोल्यूट जो चीज़ है, उसमें कंपैरिजन होता ही नहीं है, समझे, है ना। एब्सोल्यूट तो क्या, खुद का ही कंपैरिजन होता है एब्सोल्यूट में, यानी कि मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ
टोटल ग्रोथ का मेजरमेंट कंपेरिजन टाइम के साथ, कि हम पहले 10 सेंटीमीटर रखे थे, अब 15 हो गए, यानी कि 5 बढ़ गए हमारे अंदर। ठीक है, समझे, ठीक है, छोड़ते हैं इसको, है ना। रिलेटिव ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस, दैट इज पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, है ना। तो इनिशियल पैरामीटर में करते हैं कि इनिशियली हम कितने थे, है ना। जैसे ये रहा, ये वही एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है लीप का, बढ़ करके 10 सेंटीमीटर हो गया। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई इस लीप के अंदर, बताओ। तो देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, 10 - 5 = 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ गया है। रिलेटिव ग्रोथ क्या है, इनिशियल कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, इनिशियल 5 सेंटीमीटर है, बड़ी कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई 5 से, तो 10 - 5 यानी 5 बढ़ गई, अपॉन 100 करेंगे तो 100% आ जाएगा, तो 100% बढ़ गई है ये। ठीक है, जैसे ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या 50 सेंटीमीटर की है और 55 सेंटीमीटर की हो गई, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ देखेंगे इसके अंदर तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ही हुई है। यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो लेकिन हम रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे, अगर तुलना करेंगे हम इनिशियल से 50 से, तो कितनी आएगी, 55 - 50 अपॉन 50, दैट इज 10%। तो ये समझ गए होंगे, ये तो मैथमेटिकल चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ है नहीं, वैसे समझ गए ना आप। हाँ, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या चाहिए, एक बात बताओ, कोई चीज़ ग्रो करेगी उसके लिए जो बेसिक चीज़ है, खाना पानी भोजन, वो तो चाहिए ना। तो कंडीशन क्या है, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एज वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ, ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट है ग्रोथ के लिए। प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट विच इज टर्न रिक्वायर H2। तो प्लांट सेल के लिए बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, H2 चाहिए, क्योंकि H2O से क्या होगा, टर्जिडिटी होगी सेल्स के अंदर। टर्जिडिटी हमने पढ़ी थी ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, टर्जिडिटी ऑफ सेल ग्रो इन साइज बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ग्रोथ। तो टर्जिडिटी होगी तो ये क्या है, ट्रिगर प्रेशर लगाई सेल वॉल के ऊपर, जिससे क्या है प्लांट की ग्रो होगी, प्लांट सेल ग्रो होगी या एक्सटेंशन होगा या फिर एनलार्जमेंट होगा या नहीं, हमने पढ़ा था ना। प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल सा ही चैप्टर है, ये जस्ट पढ़ना है ज़्यादा मैक्सिमम। वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, पानी हमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाता है, जिससे सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, O2 हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। तो मेटाबॉलिक जो एनर्जी है उसको रिलीज करने में, है ना, O2 हेल्प करता है, रेस्पायरेशन वगैरह में, है ना। एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी के लिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आयरन मैक्रो है ना, और फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं। आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए चाहिए। एक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो बढ़ने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए। देखो आप भी पढ़ते हैं, तो अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा सर्दी होगी तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रूम के अंदर ताकि आप पढ़ पाएँ। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखते हैं मेन जो यहाँ है समझने का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन क्या है, सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, जैसे ये सेल है कुछ, है ना, डिवाइड होकर के, जैसे एपिकल सेल्स है ना, रूट एपिकल सेल से डिवाइड होकर के मैच्योर होकर के क्या किस में डिफरेंशिएट हो जाती है, एक सेल्स में डिफरेंशिएट होकर क्या करवा देती है, एलोंगेशन करवा देती है रूट का, है ना, ऐसी डिफरेंशिएशन। फिर उसमें क्या डिवीज़न की जो एबिलिटी है वह चली जाती है, डिवाइड करना बंद कर देती है, डिफरेंशिएट होकर के रूट का क्या करवा देती है, एलोंगेशन करवा देती है। समझे, डिफरेंशिएशन यानी कि भाई डिफरेंशिएट हो गई, अलग हो गई जो सेल पहले थी। ठीक है, अब देखते हैं सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल मैच्योर होती है और डिफरेंशिएट होती है। दिस लीडिंग टू द मैच्योरेशन इन टर्म एज डिफरेंशिएशन। इस प्रकार का जो मैच्योरेशन होता है उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। सेल ड्राइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम। ठीक है, तो सेल जो ड्राइव्ड होती हैं, रूट एपिकल से जो सेल ड्राइव होती हैं वो रूट के एलोंगेशन वगैरह में, शूट एपिकल से भी जो ड्राइव होती हैं वो शूट जो स्टेम होता है उसको उसकी लेंथ बढ़ाने में काम कर देती हैं। कैम्बियम क्या करती हैं, सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी और जाइलम फ्लोएम बनवा देती हैं ना, कैम्बियम वगैरह, है ना। तो ये सारी डिवाइडिंग थी, लेकिन इन सेल से जो सेल्स बनी हैं वो क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई डिवाइड होकर के। तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं। ठीक है,
ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज बोथ इन दियर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सेल्स जो हैं वे उनके अंदर मेजर स्ट्रक्चरल चेंज जाता है, वो उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उनकी सेल वॉल भी चेंज हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म में भी चेंज हो जाता है। देखो जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल क्या है, थिन होती है ना, और लेकिन जो डिफ्रेंशिएट होकर के कई बार वो थिक सेल वॉल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है, प्रोटोप्लाज्म ट्रैकिएट्स वगैरह में बेसल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट ही तो हुए। जैसे एग्जांपल फ्रॉम ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट जो होते हैं इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और सीप ट्यूब एलिमेंट उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, समझे। डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड होकर नई सेल में कन्वर्ट हो जाना, मैच्योर हो जाना और एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करना, ठीक है। अब होता है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन, डी का मतलब है वापस आना, जैसे कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन का जुड़ना और डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन का हटना, है ना, रिवर्स, है ना। तो डी डिफ्रेंशिएशन है ना। तो सेल विच लॉस्ट दियर कैपेसिटी टू डिवाइड, जो सेल अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देती है यानी कि डिफ्रेंशिएट हो जाती है ना, वे कैन रीगेन, दोबारा प्राप्त कर लेती हैं द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के अंदर दोबारा जो है डिवीजन की कैपेसिटी प्राप्त कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। समझिए आप, सेल ये रही, ये डिवाइड करती थी, डिवाइड होकर के ये क्या मैच्योर हो गई, मैच्योर हो गई और क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, अब डिवीजन नहीं कर रही, स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, ठीक है। ये कोई भी सेल हो गई, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो स्पेसिफिक फंक्शन शो कर रही है, ये जो सेल मैच्योर, ये फिर से क्या करती है, डिवीजन शो करने लग जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ये क्या हो जाएगी अब डी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि दोबारा से डिवीजन शो कर देगी। समझे या नहीं, समझ गए होंगे। देखो एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। तो ये जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ये क्या है, ये डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा ही तो होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं बाद में ये डिवीजन करने लग जाती है, कोर कैम्बियम वगैरह। कोर कैम्बियम यानी फेलोजन, है ना, ठीक है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये भी क्या है, डिवीजन करने लग जाती है बाद में, तो ये क्या है, डी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है इनके अंदर। अब तीसरी कंडीशन है रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन सेल्स, रीडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स है, री यानी दोबारा से क्या हो गई, अब डिफ्रेंशिएट हो गई। पहले ये सेल डिवाइड कर रही हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई, मैच्योर हो गई, फिर डी डिफ्रेंशिएट हो गई, फिर डिवाइड कर रही हैं, फिर रीडिफ्रेंशिएट हो गई, यानी अब डिवाइड करना बंद। समझे। तो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल, रीडिफ्रेंशिएशन किसके अंदर होता है, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल जो दोबारा से डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है, उन सेल्स के अंदर वे दोबारा से अपनी कैपेसिटी लूज कर देती हैं डिवाइड की, है ना, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और फिर से स्पेसिफिक फंक्शन शो करने लग जाती हैं। समझिए आप बात या नहीं, समझ होंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ये कोई सेल है ना, ये क्या हुई, डिफ्रेंशिएट हुई, है ना, डिफ्रेंशिएट होकर के कुछ सेल बनाए इसने, ये मैच्योर हो गई, अब ये डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएटेड सेल है, डिफ्रेंशिएशन हो गया इसके अंदर, अब ये डिवाइड नहीं करती। ये सेल जो है ये डिवाइड करती है, डिवाइड डिवीजन करती है, ये डिवीजन नहीं होती। अब इसके बाद इसमें क्या है, ये कुछ भी फंक्शन शो कर रही है अपना स्पेसिफिक ना, फिर से इसमें क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है, डी डिफ्रेंशिएशन, ये फिर से क्या डिवीजन शो करती है, डिवीजन, है ना, डिवीजन करके डिवाइड होकर के फिर से ये क्या करती है, री डिफ्रेंशिएशन होती है। री डिफ्रेंशिएशन में ये फिर से अपनी कैपेसिटी खो देती है डिवीजन की। समझे। ये जो मैंने बोला है ये सारा का सारा मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ये आप पढ़ेंगे ना इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, ओपन ग्रोथ होती है, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट भी हो सकती है ना, कहाँ तक बढ़ेगी कहाँ तक नहीं बढ़ेगी। डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन, डिफ्रेंशिएशन भी प्लांट में ओपन है, कब कोई भी सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है और फिर से, है ना,
अपनी वो जो अभी बताया था, बिकॉज सेल टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम, क्योंकि सारी की सारी सेल सेम मेरिस्टेम से होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, लेकिन मैच्योरिटी पर सारी की सारी अलग अलग स्ट्रक्चर शो करती हैं, है ना। इसलिए इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन भी ओपन है, ग्रोथ भी ओपन है प्लांट्स के अंदर, है ना। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल या टिश्यू डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन प्लांट के अंदर। अब हम कैसे जो सेल या फिर टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे पता लगती है, देखो जैसे ये क्या है, रूट है, यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। अब ये सेल जो है डिवाइड होकर के आगे जाएंगी, है ना। अब ये जो कॉर्नर की साइड जो इसकी बाहर की ओर जाएंगी ये सेल्स, तो लोकेशन के बिहाफ पर ये सेल कैसी हो गई, एपिडर्मल सेल हो गई ये, है ना। और बीच की क्या हो गई, ये कॉर्टेक्स ही हो गई, ये पैरेन्काइमेटस सेल हो गई, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स हो गई। इनसे क्या है, क्या निकलेंगे, इनसे रूट हेयर्स निकलेंगे। तो लोकेशन के बिहाफ पर सेल जो हैं उनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन होती है, कौन सी सेल डिफ्रेंशिएट होकर के कहाँ पर पहुँची है, ये उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है ना, कि उसकी फाइनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। सेल पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएट एज रूट कैप। हाँ देखो ये सेल्स हैं और ये जो यहाँ ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, डिवीजन कर रही हैं, और इसके नीचे क्या है, रूट कैप है। तो रूट कैप की सेल बनी तो इसी से ही है, मेरिस्टेम्स की सेल से ही, लेकिन ये नीचे की साइड आ गई तो ये थोड़ी सी इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग हो गए, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो सेल वॉल वगैरह है स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये बात है। वाइल दोज पुश टू द पेरीफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस, और जो पेरीफेरी में आ जाती हैं, साइड कॉर्नर मतलब बगल में आ जाती हैं, जैसे ये है, ये पेरीफेरी होती है ना, पेरीफेरी में आ जाती है, तो वो क्या है, कैसे बिहेव करती हैं, एपिडर्मिस की तरह, यानी एपिडर्मल सेल्स की तरह। समझे, लोकेशन पर डिपेंड करती है कि सेल की स्ट्रक्चर कैसे होगी। समझे ना बात, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक हमने ग्रोथ वगैरह ये देखी है ना, ग्रोथ कैसे हो रही है, डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, डीडिफ्रेंशिएशन वगैरह देख लिया है। अब देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूड ऑल चेंजेस फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड का जर्मिनेशन होने तक, उसके मरने तक जो भी सारे के सारे चेंजेज होते हैं, यानी कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और मरने तक, बुढ़ापे तक जो भी उसके अंदर जो भी चेंजेज हो रही हैं उनको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसे सीड जो है, सीड के अंदर जर्मिनेशन से लेकर और वह जो प्लांट ग्रो हुआ, बड़ा, उसने फ्रूट्स दिए, फ्लावर्स दिए, है ना, और उसके बाद उसकी उस प्लांट की क्या हो गई, डेथ हो गई, मर गया वह, सेनेसेंस हो गया, है ना। वो उसके अंदर जो भी सारे चेंज हुए उन्हें क्या बोलते हैं, हम डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हेट्रोफिली, है ना, वाटर कप। तो ये क्या है, ये प्लास्टिसिटी है, यानी कि अपनी उसके हिसाब से प्लांट जो है अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे कि हेट्रोफिली होती है कॉटन के अंदर, हेट्रोफिली यानी कि अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ, हेट्रोफिली मतलब पत्ती अलग प्रकार की, जैसे कोरिएंडर, कॉटन, जैसे आपने देखा होगा धनिया जो है, आप देखना नया जो धनिया है उसकी पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं थोड़ी सी, और जो थोड़ा मैच्योर धनिया होता है उसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है, ऐसी पत्तियाँ होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। या फिर लार्किस्पर, ये इनकी जो पत्तियाँ हैं ये हेट्रोफिली शो करती हैं। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द रोज इन मैच्योर प्लांट्स। तो जुवेनाइल मतलब किशोर अवस्था जैसे हमें होती है ना, एडोलसेंस, ऐसे ही प्लांट्स की जो जुवेनाइल फेज है उसके अंदर जो लीव्स हैं वो अलग हैं, और मैच्योर फेज में लीव्स अलग होती हैं। जैसे बटर कप है, बटर कप की जो है लीव्स डिफरेंट होती हैं वाटर के अंदर और टेरेस्ट्रियल यानी कि एयर के अंदर, टेरेस्ट्रियल के अंदर अलग अलग क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है। दस ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड इवेंट। तो ग्रोथ क्या है, वही डेवलप होना, और डिफ्रेंशिएशन भी क्या है, वो भी डेवलप मतलब ग्रो होकर के अलग मैच्योर हो जाना, और डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों को मिला करके ही डेवलपमेंट है। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, है ना। देखो ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, है ना। समझे ना आप बात को। तो यहाँ तक आपने ग्रोथ तो समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। ग्रोथ समझ लिया, डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल जो है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ, ये हमने देख लिया है ना। अब देखते हैं प्लांट, अब ये जो ग्रोथ होती है इस ग्रोथ को रेगुलेट कौन करता है,
कब प्लांट रुकेगा, कितनी हाइट तक बढ़ेगा और कब बढ़ेगा, कब जो फ्रूट्स हैं वो जो है राइप होंगे, है ना, कब जो है लीव्स गिरेगी, कब प्लांट मरेगा, जल्दी से डाइड होगा, सीनेसेंस में जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये कैसे रेगुलेट होती हैं, तो कुछ क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, या फिर प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हैं इनको, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, है ना, ये होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कुछ केमिकल्स हैं, है ना, कौन कौन से हैं, जैसे कोड भी इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, इंडोल डेरिवेटिव्स है जैसे N6 फॉस्फोरिलेमिनो प्यूरेंस, काइटेंस, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड जैसे एब्सिसिक एसिड ABA, है ना, टारपिन्स, जिबरलिक एसिड GA3, और गैसेज में जैसे इथाइलिन, और इथाइलिन का ही फॉर्मूला है C2H4। ये जो हैं ये कुछ कंपाउंड है, केमिकल्स हैं, ठीक है। ये आपको एक बार पढ़ लेने, याद रख लेना, वैसे डिटेल में अभी आएंगे हम, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस बोल सकते हैं, प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझे आप ये बात। तो ये क्या है, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, है ना। अब देखते हैं दो प्रकार से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, या तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे या फिर प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर दो प्रकार के हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन से, इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, जो ग्रोथ करें, जैसे ऑक्सिन हो गया, है ना, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, समझे, है ना। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल के इनलार्जमेंट को, है ना, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन, इन सब के लिए ये क्या है, ये प्रमोट कर रहे हैं इन सबको, कि सीड फॉर्मेशन होना, फ्लावरिंग होना, फ्रूटिंग होना, है ना, ट्रॉपिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना, सेल का डिवीजन बढ़ाना, ये सारे के सारे कौन करते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। इथाइलिन दोनों काम करता है, ग्रोथ भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। तो ये हो गए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। दूसरे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये क्या इनहिबिट करते हैं प्लांट की एक्टिविटीज को, जैसे सच ए डोरमेंसी, है ना, एब्सेशन, यानी डोरमेंसी ला देते हैं। डोरमेंसी का मतलब जानते हैं, मतलब वह जीवित है लेकिन आगे कोई भी प्लांट पार्ट है, जैसे डोरमेंसी में आ जाएगा, डोरमेंट स्टेज में आ जाएगा, मतलब वह है तो लिविंग है, जीवित है, लेकिन उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एब्सेशन यानी कि उसका वह टूट करके गिर गया, है ना, जैसे एब्सेशन हो जाता है, लीव्स गिर रही हैं, फ्रूट्स गिर रहे हैं, वो एब्सेशन है ना, यानी पतन, है ना। इन प्लांट रेस्पॉन्सेस टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन्स। इसके एग्जांपल जैसे एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है ना। इथाइलिन क्या लार्जली इनहिबिटर्स है ना। अब देखते हैं हम क्या, एक सेकंड, ठीक है, इथाइलिन लार्जली इनहिबिटर है। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अच्छा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो इनकी डिस्कवरी ऐसे एक्सीडेंटली हो गई थी। कुछ के ये हमें याद रखने, बाकी हर कोई याद नहीं रखना, ठीक है। तो एक्सीडेंटली हो गई। ग्रो टुवर्ड द लाइट सोर्स, जो कोई लाइट की तरफ ग्रो करता है उसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। और दूसरा होता है जो किधर की ओर, लाइट के अपोजिट या फिर अर्थ की ओर ग्रो करता है उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, ग्रो टुवर्ड्स, ग्रो, एक सेकंड, अर्थ की तरफ जाता है उसे क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे ऑक्सिन है, अभी हमने पढ़ा था, ऑक्सिन किस में है, प्रोमोटर है। वॉज आइसोलेटेड बाई F.W. बेंट। F.W. बेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइसोलेट किया था, कहाँ से किया था, कोल्यूप्टाइल होता है ना। देखो हम जब पढ़ते हैं, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर क्या होता है, यहाँ प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है कोल्यूप्टाइल होती है, नीचे क्या होता है, रेडिकल होता है, उसकी कवरिंग कोल्यूराइजा होती है। तो कोल्यूप्टाइल जो होता है ओट सीड का, उससे, उसकी टिप से प्राप्त होता है ये ऑक्सिन, है ना। ओट सीडलिंग जो है
ओट जो है उसकी सीडलिंग जब होती है उसके अंदर जो कॉलिप्टाइल है उसकी जो टिप है उससे क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बैकेनी क्या है, एक प्रकार की फूलिश सीडलिंग है, फूलिश मतलब झूठी सीडलिंग है ना। बैकेनी एक डिजीज है ऑफ राइस सीडलिंग, राइस की सीडलिंग की डिजीज है बाई जेवरला फूजीकुरोई। ये एक क्या फंगल पैथोजन है, जेवेरेला फ्यूजिकोराई, ये एक फंगल क्या है, पैथोजन है। ये इस डिजीज को करता है बैकेनी डिजीज को, बैकेनी डिजीज है ना। दिस डिजीज सिम्टम्स रिपोर्टेड बाई, और इस डिजीज के जो सिम्टम है किन्होंने रिपोर्ट किए, साइंटिस्ट ने, ई कोरोसावा ने किए थे, है ना। व्हेन ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस स्टेराइल कर दिया हमने फंगस से, तब क्या ये सही हो गई थी। तो तब हमें पता लगा कि जेवरेला फ्यूजिकोराई एक पैथोजन है, फंगल पैथोजन जो बैकेनी करता है, यानी फूलिश सीडलिंग। बैकेनी मतलब आपको आएगा, बैकेनी मतलब फूलिश सीडलिंग, है ना। तो एक्टिव सब्सटेंस लेटर आइडेंटिफाई, वह क्या था जो कर रहा था, ये जो फंजा ये कौन सा सब्सटेंस निकाल रही थी, जेवरलिक एसिड, है ना, जेवरलिक एसिड निकाल रही थी। तो ये बात याद रखना, ऐसे जेवरलिक एसिड की डिस्कवरी हुई, ठीक है। जैसे एक थे मिलर, है ना, एट एल मिलर थे, उन्होंने 1955 में, है ना, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस को क्या किया, आइडेंटिफाइड किया और क्रिस्टलाइज किया बाद में, ठीक है। प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म एज काइनेटिन, बाद में उनका नाम क्या कर दिया, उस सब्सटेंस का नाम काइनेटिन, जो क्या करता था, साइटोकाइनेसिस करवाता था। एक सब्सटेंस इन्होंने खोजा था कि इन्होंने मिलर ETL, है ना, सीधी इस बात याद रखना, ठीक है। जो क्या करवाता, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, है ना, यानी कि उसका नाम क्या, काइनेटिन एक प्रकार की क्या प्यूरिन ही है ना, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ABA, ये क्या इनहिबिटर बी भी होता है, इसका नाम एब्सिसिक एसिड की नाम है, इनहिबिटर बी, एक्सेसन सेकेंड या डोरमेन मतलब ये डोरमेंसी में ला देता किसी भी चीज़ को, है ना, उसका डेवलपमेंट रोक देता है एब्सिसिक एसिड में। तो इनहिबिटर है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो ये क्या इनहिबिटर है। एथाइलिन HH कजन्स ने 1910 में 1910 में ये क्या एथाइलिन जो है वोलेटाइल सब्सटेंसेस मतलब जानते हैं, यानी कि जो थोड़े से टेम्परेचर से एवोपरेट हो जाए, है ना, तो वोलेटाइल है ये सब्सटेंस। फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, जो पके हुए ऑरेंज होते हैं उनसे निकलता है क्या, वोलेटाइल सब्सटेंस, जिसे हम एथाइलिन बोलते हैं, एथाइलिन, है ना। तो एथाइलिन हैस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनाना, हैस्टेंड मतलब जल्दीबाजी कर देता है, शुरुआत कर देता है किसकी, राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप मतलब कच्चे जो बनाना है उनको पका देता है, कौन, एथाइलिन। तो एथाइलिन किसका काम करता है, क्या प्रमोट करने के लिए, किसी फ्रूट को पकाने के लिए एथाइलिन, ठीक है, बात समझ में। अब देखो हमने यहाँ पर ये देख लिए सारे कैसे डिस्कवरी हुए, कौन कौन से जो है ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा इनहिबिट कर रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। अब इनको डिटेल में एक एक करके स्टडी करते हैं। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, पहली बार ये कहाँ से आया था, ऑक्सिन ह्यूमन यूरिन से आया। जनरली प्रोड्यूस बाई ग्रोइंग एपिसिस ऑफ स्टेम, जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं उनके जो एपिकल चीज़ होती है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उससे निकाला जाता है कि ऑक्सिन्स, ठीक है। ऑक्सिन्स लाइक IAA यानी आइडोल 3 एसिटिक एसिड है ना, आइडोल 3 एसिटिक एसिड है ऑक्सिन्स, या फिर IBA आइडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये इस प्रकार का कंपाउंड है ऑक्सिन्स, ठीक है। IAA IBA आइडोल ब्यूटारिक एसिड है। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट से आइसोलेटेड होता है कहाँ से, एपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट से, यानी कि एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट का जो एपिकल पार्ट है वहाँ से ऑक्सिन निकलता है। पहली बार ह्यूमन यूरिन से लिया था ऑक्सिन, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन के फंक्शन क्या है, ऑक्सिन लाइक NaA है ना, ये भी ऑक्सिन है। नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सिन है। IAA आइडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA आइडोल ब्यूटारिक एसिड, ये भी क्या ऑक्सिन है, ये भी ऑक्सिन है। और नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सिन है। और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक है ना, फिनॉक्सी एसिटिक, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये भी क्या है ऑक्सिन है। लेकिन ये 2,4-D जो क्या है, ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, और किस में हेल्प करता है, अब देखिए ये ऑक्सिन जो है हेल्प किस में करता है, इनिशिएटिंग रूटिंग इन स्टेम,
स्टेम की जो हम कटिंग लेकर के आते हैं उस पर अगर इसे छिड़केंगे तो उसके अंदर रूटिंग हो जाएगी, यानी रूट निकल आएंगी। प्लांट का प्रोपेगेशन के लिए भी हेल्प करता है, प्रोपेगेट करता है, प्लांट ग्रो करता है ना, आगे बढ़ता है, ठीक है। प्लांट के प्रोपेगेशन में है ना, रूटिंग के अंदर ऑक्सीजन है ना। और क्या करता है, प्रमोट फ्लावरिंग, रूट को प्रमोट करता है, रूटिंग को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है ऑक्सीजन पाइनएप्पल्स के अंदर। प्रिवेंट फ्रूट्स एंड लीव्स ड्रॉप एट ईयरली स्टेजेज, ठीक है। तो ये क्या और क्या करता है कि जो फ्रूट्स और लीव्स जो हैं जल्दी से ना गिरें उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ एक प्रकार का क्या कर रहा है, एक थोड़ा सा इनहिबिटर का काम कर रहा है, मतलब फ्रूट्स और लीव का जो है सीनेसेंस को इनहिबिट कर रहा है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात याद रखना है यहाँ पर, है ना। ये प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा है, यहाँ प्रिवेंट कर रहा है क्या, फ्रूट्स एंड लीव्स का ड्रॉप होना, जल्दी सी स्टेज में कई बार जल्दी से फ्रूट्स गिर जाते हैं ना, तो उसको रोकता है। और क्या करता है ये प्रमोट, क्या करता है, एब्सेशन को प्रमोट करता है ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, जो ओल्डर हैं, जो पक चुकी हैं, अच्छे से मैच्योर हो चुकी हैं जो लीव्स, उनको जल्दी से गिरवाने का, या जो फ्रूट्स हैं उनको जल्दी से गिरवा देता है, एब्सेशन है ना, वो करवा देता है। ये इंड्यूस क्या करता है, पार्थेनोकार्पी, यानी कि स्यूडो फ्रूट्स हैं, पार्थेनोकार्पी यानी कि जो ओबेरी होती है वो ही क्या है, पूरा फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे टोमेटो के अंदर क्या करवाते हैं, पार्थेनोकार्पी। बैडली यूज एज हर्बिसाइड्स, और ये हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज लिया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी याद। 2,4-D एक सिंथेटिक जो है क्या ऑक्सीजन है, 2,4-D डाइक्लोरो और फिनॉक्सी एसिटिक, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक है ये, वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस बीड। तो ये जो है डाइकोटिलेडोनस जो बीड होते हैं, खरपतवार होती है डाइकोटिलेडोनस, उसको मार देता है, क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करता किस पर, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर, है ना। यूज टू प्रिपेयर बीड फ्री लॉन बाई गार्डन, तो गार्डनर जो हैं इसको डालते हैं, जिससे जो वैसे जो बीड होते हैं, डाइकोटिलेडोनस बीड होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट्स हैं वो बचे रह जाते हैं, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के जरिए। तो ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, वो ये आपको याद रखना है। और क्या करता है, कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, जाइलम का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको कंट्रोल करता है, कब इस मतलब डिफ्रेंशिएट करना है जाइलम, कब ट्रैकिएट वगैरह बनाने हैं, कब नहीं बनाने, तो ये कंट्रोल करता है क्या, ऑक्सीजन, है ना। ये बात याद रखनी है। और सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को क्या, ऑक्सीजन। तो एक बार देख लीजिए जल्दी से, ऑक्सीजन क्या करता है, रूटिंग करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूट और लीव्स जो है उनको ईयरली स्टेज में गिरने नहीं देता है, एब्सेशन करता है, जो ओल्डर मैच्योर लीव्स होते हैं पार्थेनोकार्पी करता है, ठीक है, हर्बिसाइड्स की तरह काम करता है, और क्या बीड को मारने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन देख लिया। ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं, एंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, एंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, और 2,4-D होता है, ठीक है। 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं। तो ऑक्सीजन देख लिया हमने, है ना। और ये क्या है करता है, ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस करता है, ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स, है ना, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बल्ब। तो यह क्या और क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को लॉन्ग करता है, लंबाई में बढ़ाता है प्लांट को, ठीक है, चौड़ाई में नहीं, मतलब वाइडली नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसकी जो लेटरल जो एक्सिलरी बर्ड है उनको तो इनहिबिट करता है उनकी ग्रोथ को, लेकिन एपिकल बर्ड की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। अगर हम डीकैपिटेशन कर देते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ सूट टिप को ही हटा देते हैं, डीकैपिटेशन, उसकी जो कैप है उसको हटा देते हैं, यानी कि टिप को हटा देते हैं, काट देते हैं, तब क्या होता है, तब जरूर क्या है, जो लेटरल जो बर्ड है वो बढ़ सकती हैं। ऐसा हम किस में करते हैं, टी प्लांट्स के अंदर ऐसा हम करते हैं। तो ये ऑक्सीजन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारे जिबरेलिन, है ना। जिबरेलिन अब तक कितने खोजे जा चुके हैं, जिबरेलिन जो हंड्रेड्स ऑफ जिबरेलिन जो है फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट से हम प्राप्त कर चुके हैं, मतलब बना चुके हैं या फिर डिस्कवर कर चुके हैं, कितने, हंड्रेड्स ऑफ जिबरेलिन्स। तो GA3 जो है जिबरेलिक एसिड जो है ये पहली बार डिस्कवर्ड जिबरेलिन है, एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। तो अभी तक ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है ना, जिबरेलिक एसिड यानी कि GA3। ऑल जिबरेलिन्स जो हैं आर एसिडिक, सारे जो जिबरेलिन्स है एसिडिक हैं। प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन द प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, फिजियोलॉजिकल। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस, जो एक्सेस होता है प्लांट्स का उसके एक्सेस में इंक्रीज करते हैं। जैसे ग्रेप्स जो स्टॉक होते हैं, अंगूर के जो स्टॉक होते हैं, डंठल बोलते हैं ना आप हिंदी में, उनको बढ़ाते हैं, है ना,
उनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो सीधी सी बात है, एक्सेस को इंक्रीज करवा देते हैं ये क्या, जिबरलेंस, याद रखना। और क्या कर सकते हैं, कॉज फ्रूट लाइक एप्पल वगैरह जो है उनका भी क्या करवा देते हैं, एप्पल जैसे फ्रूट्स हैं, तो एप्पल छोटा है तो उसको एलोंगेट करवाएंगे और मतलब थोड़ा सा लॉन्ग करवाएंगे, एलोंगेट करवाएंगे और उसकी शेप को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव इट्स शेप, है ना। डिले सीनेसेंस, जो सीनेसेंस है यानी कि कोई भी लीव्स वगैरह जो मर रही है ना, उसको डिले कर देते हैं उसके सीनेसेंस को, या फिर क्या होगी वह पकेगी, पहले राइप होगी, राइप होकर के कोई भी फ्रूट्स है फिर वह गिर जाएगा यानी मर जाएगा फाइनली, तो उसको डिले करते हैं। दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो ये जो जिबरलेंस है ये फ्रूट्स को बनाए रखते हैं प्लांट के ऊपर, कब तक, जब तक उसका मार्केट पीरियड ना आ जाए, ठीक है। GA3 जो जिबरलेंस है, जिबरलिक एसिड है GA3, यूज टू स्पीड अप द मेलिंग प्रोसेस इन बेवरी इंडस्ट्री, है ना, माल्टिंग प्रोसेस, है ना। तो माल्टिंग प्रोसेस जो होती है उसको बढ़ाने के लिए जो बेवरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी ये जो है जिबरलिक एसिड काम आता है। प्रमोट्स बॉल्टिंग, बॉल्टिंग मतलब इंटरनोड जो होती है, इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट पीरियड टू फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग होने से पहले इंटरनोड का एलोंगेशन करवा देती है, ब्लॉटिंग करवा देती है क्या, जिबरलिक एसिड या जिबरलेंस। जैसे बीट में हो गया, कवेज में हो गया, जैसे ये सारे के सारे क्या है, कैसे रोसेट हैबिट रखते हैं। रोसेट मतलब इसके साथ, रोसेट का मतलब बहुत सारे गुच्छा उगता है इनका, किसका, लीफ का, उसे रोसेट बोलते हैं। रोसेट मतलब एक प्रकार से गुच्छे के रूप में इनके अंदर लीव्स आती हैं। तो अगर उनके जो हैं इंटरनोड लॉन्ग हो जाएंगे तो वहाँ पर लीव्स गुच्छे में ज़्यादा आ पाएंगे फिट, है ना। तो इसलिए ये क्या प्रमोट ब्लॉटिंग करते हैं, यानी एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जस्ट पीरियड टू फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग होने से पहले, है ना। जैसे इन बीट हो गया, जो चकुर का क्या बोलते हैं बीट को, चकुंदर शायद, हाँ, कबेज हो गया, है ना, पत्ता गोभी हो गया, और मैनी प्लांट्स जो इनके साथ रोसेट हैबिट है। रोसेट हैबिट समझते हैं, जो प्लांट्स है उसके पास काफ़ी सारे गुच्छे में जो वो आती हैं क्या, जैसे कबेज, पत्ता गोभी है तो रोसेट में आती है लीव्स, है ना। इंक्रीज स्टेम लेंथ, है ना, इंक्रीज क्या करते हैं, स्टेम ये इंक्रीज है ना, ठीक है। इंक्रीज स्टेम लेंथ ऑफ शुगर केन, शुगर केन की स्टेम को भी लेंथ करते हैं, क्योंकि इंटरनोड को लॉन्ग करेंगे तो शुगर केन की भी लेंथ बढ़ेगी, जिससे क्या है, यील्ड इंक्रीज होती है मच एज 20 टन्स पर एकड़, पर एकड़ के अंदर 20 टन्स तक इंक्रीज हो जाती है यील्ड, है ना, ठीक है। हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स दस लीडिंग टू द ईयरली सीड प्रोडक्शन। तो ये क्या है, जल्दी से मैच्योरिटी पीरियड को भी लाता है जुवेनाइल जो कॉनिफर्स हैं उनके अंदर, यानी कि जुवेनाइल जो कॉनिफर्स हैं, यानी कि अभी अभी जो नए कॉनिफर्स पैदा हुए हैं, नई जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जल्दी से मैच्योरिटी ला देता है क्या, जिबरलेंस, और जल्दी से उसके अंदर सीड प्रोडक्शन करवा देता है। समझिए आप, ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेंस, ये क्या करते हैं, साइटोकाइनेंस, तो साइटोकाइनेसिस ही करेंगे, है ना। डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ, काइनेटिन की फॉर्म में हुआ। ये काइनेटिन है क्या, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है। एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है, हमने देखा था ना, एडेनिन, गुआनिन, ये प्यूरिन है। पायरिमाइडेस क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये पायरिमाइडेस है। तो एडेनिन का फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का क्या, काइनेटिन, ठीक है। काइनेटिन क्या है, साइटोकाइनेंस है। ये फॉर्म ऑटोक्लेव हेरेनिंग स्पर्म डीएनए, ये कहाँ से डिस्कवर्ड हुए, कहाँ से मिले, ऑटोक्लेव हेरेनिंग स्पर्म डीएनए, ये बात याद रखनी है, ऑटोक्लेव हेरेनिंग स्पर्म डीएनए, है ना। स्पेसिफिक इफेक्ट किस पर करते हैं, साइटोकाइनेसिस पर करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन पर करवाते हैं, साइटोकाइनेस जल्दी करवा देते हैं, है ना। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर नेचुरली काइनेटिन नहीं होता है, ये बात याद रखने की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज जो कौन करता है, जीटेन करता है। जीटेन है एक जो साइटोकाइनिन की तरह ही एक्टिविटी करता है, यानी साइटोकाइनेसिस करवाता है, ठीक है। वो कहाँ से आइसोलेट होता है, कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से आइसोलेट करते हैं उसे, ठीक है। ये बात याद रखने की है ना। नेचुरल साइटोकाइनेंस जो हैं सिंथेसाइज होते हैं इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। तो नेचुरल जो साइटोकाइनेंस कहाँ पर अपने आप बनते हैं, जहाँ कहीं भी रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे रूट एपिसेस जहाँ मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होंगे। डेवलपिंग रूट सूट होती हैं, रूट सूट बड़ होती हैं, यंग फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर क्या है, नेचुरली साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होता है। साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स,
लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, इनमें क्या करता है साइटोकाइनिन हेल्प करता है। तो किस किस में हेल्प करता है, नए लीव्स बनाने प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए लीव्स के अंदर, लेटरल शूट ग्रोथ करने के लिए जो साइड जो शूट्स हैं यानी कि स्टेम ब्रांचेज वगैरह उनको बनाने के लिए, एडवेंटिशियस जो शूट हैं उनका फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। एडवेंटिशियस सूट का मतलब प्लीमूल के अलावा किसी भी पार्ट से सूट का फॉर्मेशन। ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल जो डोमिनेंस है उसको कम करना, यानी कि लेटरल जो डोमिनेंस है उसको बढ़ाना। तो किसको कम करते हैं, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर उनका जो मोबिलाइजेशन है इधर से उधर जाने का काम जो है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट्स में जाते हैं, किसके हेल्प से, काइनेटिन के हेल्प से, है ना। जैसे और किस में, विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेशन, तो अच्छे से अगर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लीफ को तो वो जल्दी से क्यों मरेगी, तो लेट हो जाता है उनमें सेनेसेंस, है ना, ठीक है। अब देखते हैं इथाइलिन, इथाइलिन C2H4 होता है। इथाइलिन क्या है, सिंथेसाइज बाय टिश्यू अंडर गोइंग सेनेसेंस एंड राइपन फ्रूट, जो टिश्यू जो हैं जैसे जो सेनेसेंस के अंदर जाने वाले हैं यानी कि अब मरने वाले हैं थोड़ी देर पहले ही, है ना, जो भी है ना, जैसे पके हुए क्या या फिर राइपन फ्रूट्स हैं, पके हुए ऑरेंज वगैरह हैं, पके हुए केले हैं, कुछ भी है उनके अंदर जो है जो सेनेसेंस में जा रहे हैं, या फिर लीफ है जो मैच्योर लीफ है बिल्कुल अब सेनेसेंस में, वो क्या निकालते हैं, इथाइलिन निकालते हैं, जो ये क्या है वोलेटाइल सब्सटेंसेज है। इन्फ्लुएंसेज ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑन सीडलिंग, सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाती है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, है ना, ये काम है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन, है ना। इथाइलिन और क्या प्रमोट करते हैं, सेनेसेंस एंड एब्सेशन, सेनेसेंट एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, तो इनको क्या करती है, प्रमोट करती है, सेनेसेंस को प्रमोट करती है, यानी जल्दी से टूट जाओ, जल्दी से मर जाओ, जल्दी से गिर जाओ। तो इस अगर इथाइलिन डालेंगे तो मान लेते हैं हम कोई पेड़ है उस पर नींबू आ रहे हैं, वो कच्चे नींबू हैं हरे हरे, अगर हम इथाइलिन उस पर छिड़क देंगे, ठीक है, तो वह जल्दी से क्या पक जाएंगे, पक करके ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे क्योंकि उनकी सेनेसेंस एज आ जाएगी और फिर उनमें एब्सेशन हो जाएगा। समझे बात। इथाइलिन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को राइप करने के लिए, फलों को पकाने के लिए इथाइलिन हाईली यूज किया जाता है। मैक्सिमम मार्केट्स के अंदर ये इथाइलिन ही लगा होता है सारे फ्रूट्स पर, ताकि जल्दी पक जाए, कच्चे ही तोड़ करके लाने पड़ते हैं दूर दूर से। एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, है ना। तो ये क्या रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक करते हैं, यानी कि उसकी जो रेस्पिरेशन है उसको बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो फ्रूट जल्दी से पकेगा, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, सीड किसमें डोरमेंट स्टेज में होता है तो उसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं तो सीड क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा इथाइलिन, सीधी सी बात है। इनको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, सीड एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं। डोरमेंसी आप जानते हैं क्या होती है, डोरमेंसी वह स्टेज है जिसमें कोई भी जो है पार्ट है प्लांट्स का वह जीवित तो है लेकिन वह डेवलप नहीं कर रहा है, बिल्कुल डोरमेंट स्टेज में है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, पीनट सीड जो है उनके अंदर भी क्या है, यानी डोरमेंसी को हटा देंगे तो जर्मिनेट ही तो करेंगे वो, तो पीनट सीड को क्या करवाता है, जर्मिनेट करवाता है। स्पोरेटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो के जो बर्ड्स हैं, पोटैटो ट्यूबर हैं, इसके ऊपर ये आई बर्ड्स हैं, उनको क्या करवा देता है, स्पोरेटिंग करवा देता है, जल्दी से आई आएंगी क्योंकि डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है इथाइलिन, जल्दी से पका रहा है इथाइलिन, है ना। एपिकल हुक का फॉर्मेशन कर रहा है इथाइलिन, समझे, मेनली पकाने के लिए काम में आता है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन क्या प्रमोट करता है, रैपिड इंटरनोड या फिर पेटियोल एलोंगेशन, पेटियोल जानते हैं ना, लीफ जिसको होल्ड करके रखती है, जो लीफ को होल्ड करके रखता है, ठीक है। रैपिड इंटरनोड या पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, जो राइस प्लांट्स होते हैं ना पानी के अंदर, उनके अंदर जल्दी से इंटरनोड को लॉन्ग करवा देता है ना, ताकि वो पानी से ऊपर आ जाए, है ना। हेल्प लीव्स या अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, जिससे क्या है जो ऊपर का पार्ट जो है अबव रहे पानी से। प्रमोट रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करवाता है इथाइलिन, देखो ध्यान से, है ना। हेल्पिंग प्लांट्स टू इंक्रीज दियर एब्जॉर्प्शन सरफेस, और प्लांट की जो है ये क्या रूट ग्रोथ और रूट हेयर्स को फॉर्मेशन करवा करके क्या करवा देता है, प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़वा देता है। रूट हेयर्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट ज़्यादा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा। इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, इंडिज फ्लावरिंग इन मैंगो,
मैंगो भी इनिशिएट फ्लावरिंग मैंगो में भी करवा देता है, पाइनएप्पल में भी फ्लावरिंग करवा देता है ना। एथाइलिन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा यूज कौन सा लिया जाता है, ये बात याद रखनी है, एथाइलिन ही लिया जाता है। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एथाइलिन इज इथेफॉन। तो हम एक्चुअली में डायरेक्ट एथाइलिन नहीं लेकर के आते हैं, जो भी किसान वगैरह आते हैं बेल क्या लेकर आते हैं, इथेफॉन, इथीफॉन लेकर आते हैं। इथीफॉन क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, रीडली यानी कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्टेड होता है विद इन द प्लांट एंड रिलीज द एथाइलिन स्लोली। और धीरे धीरे क्या प्लांट के लिए एथाइलिन निकालता रहता है ना। इथेफॉन हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल एंड एसिलेट एब्सेशंस इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स, है ना। थिनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी एंड वॉलनट, इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कोकुम्बर्स देयर बाय इंक्रीज द यील्ड, है ना। तो फीमेल जो फ्लावर है कोकुम्बर के अंदर कौन करवाता है, कौन इंक्रीज करवाता है, एथाइलिन करवाता है। टोमेटो एप्पल इन सबको पकवाता है, एब्सेशन करवाता है फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, है ना। पका करके ही तो गिरेंगे, मतलब एब्सेशन का मतलब पक करके गिर जाना, एब्सेशन, है ना। सेनेसेंस को भी प्रमोट करेगा एथाइलिन, है ना, एथाइलिन। तो यहाँ हमने एथाइलिन भी देख लिया, है ना। अब देखते हैं एब्सिसिक एसिड ABA एक्ट एज जर्नल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, और प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म है उसे भी इनहिबिट करता है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा तो हर चीज़ को रोकेगा, तो सीड के जर्मिनेशन को रोकेगा, सीड को उगने ही नहीं देगा, क्यों, मेटाबॉलिज्म ही रोक देगा उसकी, है ना। तो कहाँ से होगा, ग्रोथ को ही रोक देगा, तो सीड जर्मिनेशन को रोक देता है। स्टूमुलेट्स क्या करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो ये एक प्रकार का स्टोमेटा को बंद करना, सीधी सी बात है, इनहिबिट कर रहा है एक प्रकार से। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो ये स्टोमेटा को भी बंद करवाने के लिए कर देता है ना। स्टोमेटा के ओपन नहीं करवाता है, मतलब ओपन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्लोज करवा देता है स्टोमेटा को। और प्लांट की जो टॉलरेट करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है ना, किसी प्रकार को स्ट्रेस को, जैसे गर्मी सर्दी, है ना, ज़्यादा सर्दी हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा लू चलने लगे, उसको बढ़ा देता है ना। ये अच्छी चीज़ करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, किसको, एब्सिसिक एसिड को। रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट में भी रोल होता है, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी में भी होता है। ये यानी कि उसके सीड के जर्मिनेशन को रोक देगा, तो सीड का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे मैचुरेशन भी होगा, क्योंकि डोरमेंसी में चला जाएगा, डोरमेंसी को इंक्रीज कर देगा बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, है ना। देखो बेसिक सी चीज़, हमें बेसिक चीज़ हमेशा याद रहेगी ना, तो चीज़ होंगी। देखो जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो भी इसी मेथड से आपको याद करने, जैसे कि ये एब्सिसिक एसिड जो है इनहिबिटर है, इनहिबिटर यानी रोक रहा है, सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है। तो सीड जर्मिनेशन रोकेगी तो क्या होगा, कोई चीज़ अगर हमें रोक रही है तो वह क्या होगी, वह डेवलप होगी धीरे धीरे, ठीक है। जैसे अगर देखो मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, राजस्थान में जो है चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होती है। अगर चाइल्ड को हम मैरिज में नहीं झोंकते हैं, उसको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं उनकी मैरिज को, तो क्या होगा बताओ, वो डेवलप होंगे, है ना, मैच्योर होंगे, और उनकी डोरमेंसी बढ़ेगी। डोरमेंसी मतलब समझ रहे हैं ना, मैं सीड के ऊपर बात कर रहा हूँ, समझे। तो ये ऐसे एब्सिसिक एसिड सीड डेवलपमेंट करवाता है, मैचुरेशन डोरमेंसी करवाता है बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी को इंड्यूस करके सीड विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, है ना। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जेबरलिन। तो जेबरलिन जो है उसके एंटागोनिस्टिक कौन है, ये जो है क्वेश्चंस आ सकता है। किसके एंटागोनिस्टिक है, जेबरलिन एब्सिसिक एसिड के एंटागोनिस्टिक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन करवाता है, लेकिन सीड जर्मिनेशन को रोकता है, और जेबरलिन क्या है, सीड का जर्मिनेशन करवाता है, ठीक है। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुड बी कॉम्प्लीमेंटरी और एंटागोनिस्टिक, दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिनर्जेटिक। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, ठीक है, समझिए बात को, है ना। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है इसमें क्या होता है, रिक्वायर होता है एक्सपोजर ऑफ लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। फोटोपीरियोडिज्म यानी फ्लावर जैसे ही एक्सपोजर होगा तो फ्लावरिंग होगी, है ना। लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं, है ना, लाइट ड्यूरेशन पीरियड उनका, जो लॉन्ग डे प्लांट होता है तो लाइट का जो ड्यूरेशन पीरियड है वह ज़्यादा होता है। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, जिनके अंदर लेस लाइट ड्यूरेशन बिफोर फ्लावरिंग इनिशिएट इन देम, है ना। समझ रहे ना बात, इसमें क्या समझाऊँ। डे नेचुरल जो प्लांट होते हैं, न्यूट्रल जो प्लांट होते हैं, डे के न्यूट्रल है, नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन विद द फ्लावरिंग रेस्पॉन्स, ठीक है। तो
लॉन्ग डे के लिए क्या है, ज़्यादा लाइट चाहिए, फिर उनके अंदर फ्लोवरिंग होगी। शॉर्ट डे के अंदर क्या है, थोड़ी सी लाइट ड्यूरेशन चाहिए, फ्लोवरिंग इनिशिएट हो जाएगी, समझे। और न्यूट्रल के अंदर इससे कोई रिलेटेड नहीं है कि लाइट आई या नहीं है, लाइट का एक्सपोजर है ना फ्लोवरिंग के लिए, बस समझ गए ना फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सम प्लांट्स डिपेंड ऑन दियर रिलेटिव ड्यूरेशन, है ना, अपनी अपनी रिलेटिव ड्यूरेशन पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें समझाने वाली बात क्या है, सूट एपिसिस जो है मॉडिफाइड होती है किसमें, इन फ्लोवरिंग एपिसाइसिस में, है ना। सूट की जो एपिकल पार्ट है फ्लोवरिंग एपिकल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सूट एपिसाइसिस कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड। सीधी सी बात है, फोटो पीरियड कौन करेंगे, परसीव कौन करेंगे, फ्लावर करेंगे ना, फ्लावर की एपिसाइसिस ही करेगी, फ्लावर लाइट के एक्सपोजर में ही फ्लावरिंग करेंगे अपने हिसाब से जो फोटो पीरियडिज्म शो कर रहे हैं। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट या डार्क ड्यूरेशन आर द लीव, है ना। तो लीव्स के ऊपर क्या है, ये क्या साइट का परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट या डार्क, लीव्स के अंदर लाइट पड़ेगी तो जो क्लोरोफिल क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, डार्क में नहीं करेगी, तो ये क्या साइट ऑफ परसेप्शन है। हार्मोनल सब्सटेंसेस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू सूट एपिसाइस फॉर इंड्यूसिंग फ्लोवरम। जब लीव्स पर पड़ती है क्या लाइट, तब ये क्या कुछ हार्मोन्स लीव्स भेजती है किसको, सूट एपिसाइसिस को, है ना, जो किस में कन्वर्ट हो गए हैं फ्लावर एपिसाइसिस में, जो क्या इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग। ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। समझिए बात, डायरेक्ट फूल को नहीं पता चलेगा कि लाइट आ गई या नहीं, वो जो साइट ऑफ परसेप्शन है, वो जो परसेप कर रही है, जो लाइट को देख रही है ना, वो लीफ है जो महसूस कर रही है। लीफ ही जैसी लाइट आई, लीफ के अंदर एक हार्मोन निकलता है, वो खा जाता है, सूट एपिसाइसिस पर जाता है और फ्लावर को बताता है कि लाइट आ गई, फिर फ्लावर के अंदर जो वो हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है, सीधी सी बात, फूल खिलने लग जाता है। वर्निलाइजेशन क्या है, फ्लावरिंग डिपेंड ऑन द लो टेम्परेचर, है ना, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिपेंड करता है ये, है ना। फ्लावरिंग किस किस पर डिपेंड करती है, लो टेम्परेचर और क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन, enable the plants to have sufficient time to reach maturity। बायनियल्स प्लांट जो है मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सीड डोरमेंसी क्या है, वो ये सीड जीवित रहता है ना, पर उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। नॉट जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में भी जर्मिनेट नहीं होता। कंट्रोल अंडर एंडोजीनस, है ना, एंडोजीनस में कंट्रोल रहता है। रीजन क्या है, इम्परविएबल एंड हार्ड सीड कोट होता है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, है ना, ये भी क्या करता है, इनिबिट करता है एब्सिसिक एसिड, अभी पढ़ा था हमने। फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज, ये क्या है, सीड की डोरमेंसी को बनाए रखते हैं, यानी सीड को डेवलप नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है पूरा जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो है आपको पढ़ने का था, आप पढ़ेंगे इसको हो जाएगा, फिर भी मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है इसमें, ठीक है। थैंक यू। अब हम क्वेश्चंस वगैरह लेके आएंगे, पहले इस जो बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे ये चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राम जी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। असंशयम महाबाहो मनोदृढ़ निग्रहम चलम अभ्यासयन्तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते, ठीक है। थैंक यू।